एंड्रयू, ये मज़मून अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया से लिया गया है। मेरी दिली आरज़ू के मुताबिक हमारी शहजाद अहमद यहाँ इस महफिल में तशरीफ़ लाए, जो तो उन्होंने आते ही उस अहद की याद दिला दी जिसका ताल्लुक 60, 61, 62 की दिहाई का है। मुझे सही तरह से सन याद नहीं रहा, और इस बात का ताल्लुक एक हद तक उस दरसे रूहानियत से मिलता है जिसके बारे में मैं इल्म हासिल करने के लिए और तालीम पाने के लिए बड़ी बड़ी जगहों पर घूमता रहा। लेकिन ये मेरा इब्तदाई दौर था, और मेरा इस रूहानियत के बखेड़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं था, ना ही मुझे इससे कोई दिलचस्पी थी। शाम के वक्त बच्चों के साथ खाना खा रहा था कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैं गया, जाके दरवाजा खोला तो वहां एक बड़ा दुबला सा नौजवान, दाढ़ी, सुनहरे बाल, अंग्रेजी मिजाज, घिसी हुई जीन्स पहने हुए और आधी आस्तीन की कमीज पहने दीवार से लगा खड़ा था चौखट से। तो उसने मुझसे कहा, आयु अशफाक अहमद? मैंने कहा, मैं ही हूँ। तो वो कुछ देर चुप रहा, फिर मेरे चेहरे को देखता रहा। फिर उसने कहा, मुझे आपसे कुछ मालूमात हासिल करना है कि आज आप स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत के बारे में कुछ जानते हैं। मैंने कहा, नहीं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उसके बारे में पढ़ा जरूर है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस इल्म का एक सहाफ़ी हूँ ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मैं इसके अंदर दाखिल नहीं हुआ, मुझे इसका पता कुछ नहीं। उसने कहा, मुझे बड़ी मायूसी हुई। मुझे तो किसी ने क्वेटा में बताया था, जहां से मैं अपना ट्रैवल चेक कैश करवा रहा था। अशफाक साहब से मिल लेना, वो आपको बहुत सारी मालूमात बताएंगे। मैंने कहा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम कहाँ ठहरे हो? उसने कहा, मैं रेलवे स्टेशन लाहौर वहीं रहता हूँ। मुझे आए हुए 3 दिन हो गए हैं। इससे पहले मैं हिंदुस्तान में रहा, बनारस में 1 साल में रहा, और वहां से फिर मैं खटमंडू चला गया। खटमंडू में मैंने तांत्रिक विद्या का इल्म हासिल किया, वहां 10-11 महीने रहा। तांत्रा का इल्म हासिल करने के बाद मेरी कोई तशफ़ी नहीं हुई, और मैं यहाँ आ गया लाहौर में। किसी ने बताया कि लाहौर भी रूहानियत का गढ़ है। मैंने कहा, हाँ, ये मदीना तो औलिया है तो सही, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ। सच्ची बात ये कि मैं जानता भी नहीं हूँ। वो मायूस हुआ। चेहरा शहजाद उसका बिल्कुल आपको आसानी होगी जानने में डीएच लॉरेंस से मिलता जुलता था। इतना ही दुबला, वैसी ही शक्ल, वैसे वही आंखें, वही नाक, वैसे उसका अंदाज खड़ा होने का, गर्दन भी। मैं वापस अंदर आया तो मेरी बीवी ने पूछा, कौन था? मैंने कहा, कोई बाहर का आदमी था, गैर मुल्की, ये पूछता था। उसने कहा, हमारे पास क्यों आ गया? मैंने कहा, मुझे बड़ा तजस्सुस है कि हमारे पास क्यों आ गया। तो खैर, शाम को जब मैं लेटा तो मुझे ख्याल आया कि पता नहीं वो कहाँ रहता होगा, और उसको दिक्कत हुई होगी। शरीफ सा आदमी था और वो कुछ जानना चाहता था, और दिक्कत में मैं भी था। हिप्पी इस जमाने में बहुत आया करते थे, और उनका अंदाज भी हिपियाना निया निया हो ना हिपियानिया था। तो यूं मेरे जहन पर ये सारी चरखी चलती रही। अगले दिन मैं 10-11 बजे रेलवे स्टेशन पर गया तो वो 3rd क्लास के नलके के पास अपनी किताब खोले दीवार से ढो लगाए कुछ पढ़ रहा था। मैं उससे मिला। मैंने कहा, मैं माफी चाहता हूँ, कल आपके साथ ठीक बात ना हो सकी। आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम एंड्रयू है। मैंने कहा, तुम यहाँ कहाँ रहते हो? कहने लगा, मैं यहीं रहता हूँ। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ दिक्कत होगी? उसने कहा, नहीं, दिक्कत कोई नहीं, हम आम आदमी हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं। ये बहुत अच्छा है, पानी मुझे मिल जाता है पीने को, खाने को एक आध समोसा खा लेता हूँ। मैंने कहा, तुम ऐसे करो, मेरे साथ चलो घर, और वहाँ तुम्हें थोड़ी सी आसाइश होगी। मेरी तबीयत पर बड़ा बोझ है। उसने कहा, ठीक है, मैं हाजिर हूँ, चलो। जब चलने लगा तो उसके पास कुछ था ही नहीं। उसने कहा, अपना थैला उठा लो। मैंने कहा, अपना थैला उठा लो। कहने लगा, कौन सा थैला? मेरे पास तो कुछ नहीं। मैं उसे अपने साथ घर ले आया तो मेरी बीवी कहने लगी, ये क्या चीज पकड़ लाए हो? क्योंकि जब वो घर आया तो एक तो उसके बदन की बड़ी बदबू थी। हिप्पियों से खास किस्म की बदबू आया करती है। दूसरे जब वो बैठ गया तो उसने मुझसे कहा, क्या मैं सिगरेट ले सकता हूँ? तो मैंने कहा, पी लो।
जब उसने सिगरेट पिया तो मेरी बीवी ने कहा, ये कैसा सिगरेट है, इसमें तो और किस्म की बदबू है। तो मैंने कहा, ये ऐसे ही होता है, इजाजत दे दें। कोई बात नहीं, इसे इजाजत दे दें। तो कहने लगी, आप इसे क्या करेंगे? मैंने कहा, हमारा यहाँ एक कमरा है, बड़ा अच्छा सा खाली पड़ा है, तो उसमें रह लेगा, पढ़ा लिखा आदमी है। तो उसने बादल नखास्ता कहा, अच्छा रह ले। कितने दिन के लिए? मैंने कहा, पता नहीं कितने दिन के लिए। वो सुबह जब उठा तो उसने कहा, अशफाक साहब, आई एम नॉट अ रियल पोइट, आई एम सॉर्ट ऑफ अ पोइट। मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक नज्म लिखी है रात को। तो वो मुझे सुनाने लगा। मैं शायरी से बड़ी रुग़बत रखता हूँ, लेकिन इतनी गहराई में जाने के लिए जबकि मुश्किल नज्म हो तो मैं फिर रुक जाता हूँ कि मुझे लिखी हुई मिले। ध्यान से देखकर कुछ समझूं, लेकिन वो सुनाने लगा अंग्रेजी में। तो मेरी बीवी आगे होके बैठ गई। वो चूंकि कॉन्वेंट की पढ़ी हुई थी, उसको जरा आसानी है। तो उसने कहा, एंड्रयू, प्लीज से इट अगेन। उसने फिर पढ़ा। तो वो जनाब बिल्कुल उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई, और मैंने शुक्र किया कि मेरे ऊपर बोझ नहीं रहा। तो उसने कहा, डू यू राइट, हैव यू रिटन समथिंग एल्स टू? उसने कहा, हाँ, मेरी एक कॉपी है जो जेब में थी। तो उसने दो तीन नज़में उसमें से सुनाई। तो मेरी बीवी कहने लगी, ये तो बड़ा कमाल का पोइट है, गजब का है ये तो। और वो ये सारी लंबी लंबी बातें डिटेल से बयान करने लगी। उसको अच्छी खुराक मिलने लगी हमारे घर से, क्योंकि वो बहुत अच्छा शायर था। एंड्रयू साहब वहाँ रहने लगे। हमारे घर में एक कोना था जहाँ कोई नहीं बैठता था। कॉर्नर कॉर्नर में तो वो उसने अपनी जगह बना ली। वहां एक टूटा हुआ मसल्ला बिछा लिया। दिन भर वो इसी कोने में बैठा रहा, किसी से कोई सरोकार नहीं, कभी हमको डिस्टर्ब नहीं किया, कभी हमसे कुछ नहीं पूछा, कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं की। बस वहीं बैठा रहता था और लिखता रहता था। शाम को मेरी बीवी पूछती, हैव यू समथिंग न्यू? तो वो कहता था, कि एक बंद स्टेंजा हुआ है, या दो, या पूरी नज्म। तो वो सुनाता था। एक ही उसकी सामे थी और एक ही था पोएट। वो अपना मुशायरा करके शाम को फिर ऊपर चला जाता। एक दिन मेरी बीवी बड़ी परेशान थी और वो भागी फिरती थी, एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में, और मुलाजिम भी परेशान। वो बार बार जाती थी बरामदे में और बार बार बाहर आती थी। तो एंड्रयू, जिसने कभी दखल नहीं दिया काम में, और अंग्रेज आदमी कभी दखल देता भी नहीं, पूछता भी नहीं, उसने जब आपा जी की परेशानी को ऐसा देखा तो उठ के अपनी जगह से आया। कहने लगा, इफ यू डोंट माइंड आपा जी, यू सीम टू बी डिसकम्फर्ट एंड यू आर अनकंफर्टेबल, व्हाट्स रॉन्ग? मुझे आपसे पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैनर्स के खिलाफ है और मुझे दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बहुत घबराई फिरती हैं। तो उसने कहा, एंड्रयू, डू नॉट टॉक टू मी, ये तुम्हारा करने का काम नहीं है। तुम छोड़ो इस किस्से को, मैं हूं बस घबराई हुई। यू डू नॉट डिस्टर्ब मी। वो बेचारा डर गया, पता नहीं कि मशरिक के लोगों का क्या अंदाज है। लेकिन जब उसकी परेशानी और बढ़ी, एक आदमी आ गया, एक हथौड़ी और प्लास उठाए हुए। वो अंदर कुछ खटाखट करता रहा, फिर चला गया वापस। तो एंड्रयू ने कहा, आप मुझे जो मर्जी कहें आपा जी, मैं तो जरूर पूछूंगा कि क्या मसला है। उसने कहा, बात यह है कि मेरी जो कोठड़ी है जहाँ खाने पीने का सामान रखा हुआ है, उसको लॉक लगा हुआ है, ऑटोमेटिक बंद होने वाला। तो मैं अपनी चाबियां अंदर भूल गई हूँ। गलती से हाथ लग गया दरवाजे को तो वो बंद हो गया, अब वो खुलता नहीं। अब मैंने पेट्रोल पंप से आदमी को बुलवा के भेजा। उसने कहा, 60 रुपए लूंगा। उसने बहुत ट्राई किया। उसने कहा है कि ताला ऐसा है जो दुनिया का कोई बंदा खोल नहीं सकता। तरखान को बुलवाएं, वो आरी लेकर इतना हिस्सा काटेगा, फिर लॉक खुलेगा। उसने कहा कि क्या मैं आपका वो ताला देख सकता हूँ? तो उसने कहा, तो तू देख के क्या करेगा मिस्टर पोइट? उसने कहा, नहीं जी, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी, आजा, आजा देख ले। उसने ताला जाके देखा तो उसने कहा, आपा जी कोई तार होगी? तो उसने कहा, तार कोई नहीं है। तो उसने खुद घूम फिर के एक टूटी हुई छतरी पड़ी थी हमारे घर में जो पुरानी थी,
उसने उसकी तार निकाली और उसको मरोड़ दिया और उसके अंदर यूं हिला के कड़क से दरवाजा खोल दिया। तो मेरी बीवी बड़ी हैरान हुई। तो उसने कहा, ये तुमने कैसे खोल दिया? कहने लगा, बस ये खुल गया। बस ये खुल जाता है। कहने लगा, यस इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लॉक। तो उसने कहा कि एंड्रयू, मुझे बताओ कि तुमने खोला कैसे? उसने कहा, आपा जी, मैं लंदन का एक नामी ग्रामी चोर हूँ और मैंने 2 साल कैद भुगती है चोरी करने पर। मेरा कैरेक्टर अच्छा था, मुझे 4 महीने की माफी मिल गई। तो 1 साल 8 महीने की सजा काटने के बाद फिर मैं जेल से निकला हूँ। तो मेरे सामने कोई दरवाजा, कोई लॉक जो है वो कोई हैसियत नहीं रखता है। अब वो डर गई। मैं शाम को घर आया तो कहने लगी, ये जो एंड्रयू जो है ये चोर है और इसको हमने घर में रखा हुआ है। मैंने कहा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा कि उसने खुद इसका इतराफ किया है। जब मैंने पूछा उससे तो कहने लगा, यस सर, मैं तो बहुत मशहूर चोर हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो अखबार की न्यूज़ कटिंग दिखा सकता हूँ जिसमें मेरी फोटो है। मुझे 4 महीने की माफी मिल गई क्योंकि मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा था। उसके बाद कहने लगा, मैंने प्राइमरी स्कूल में नौकरी कर ली बतौर प्रोफेसर ऑफ फिलोलॉजी। ही डिड एमए इन इंग्लिश। लिटरेचर का आदमी था, लिसानियात का आदमी था, लुगत का। बिल्कुल लिसानियात का प्रोफेसर हो गया तो पढ़ता पढ़ाता रहा। तो कहने लगा, लिसानियात बड़ा सख्त सब्जेक्ट है आपा जी। मैं कभी आपको भी बताऊंगा क्योंकि आपको ये जरूर आना चाहिए, इसकी बुनियादी बातें। तो वो फिर मुझे रूहानियत का शौक हुआ। तो फिर मैं इंडिया चला गया। अब हम घर में दोनों मियाँ बीवी बड़े खौफजदा हुए कि चोर को घर में रखा हुआ है। ये सजा याफ्ता भी है और साथ साथ शायर भी है। इसके साथ साथ अंग्रेजी का प्रोफेसर भी है और प्रोफेसर भी लिसानियात जैसे मजमून का, फिलॉलजी वगैरह को बहुत अच्छी तरह जानता है। अब मैं उससे थोड़ा थोड़ा डरने लगा और उसने भी भांप लिया और वो सुबह उठ जाता था और एक लंबा रास्ता तय करके दिन भर गायब रहता था। शाम के 5-6 बजे वापस आ जाता था। फिर हम खाना वगैरह खाते। दिन का खाना वो हमारे पास नहीं खाता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम दिन भर कहाँ जाते हो? उसने कहा कि आप तो मेरी मदद नहीं कर सके। लाहौर में बुढ़े रावी के पास एक बाबा छतरी वाला है, उसके पास जाता हूँ। तो आपको भी चलना चाहिए। वो बहुत अजीबोगरीब है, उसके पास इल्म है और वो बहुत सारी आपको ऐसी चीजें बताएगा। तो मैंने कहा, मैं ऐसी चीजों पर एतमाद नहीं रखता, मैं इन चीजों पर यकीन नहीं रखता। उसने कहा, नहीं, आप मेरे साथ जरूर चलें। तो मैं शौक और तजस्सुस के मारे उसके साथ गया। वहां गए तब वो बाबा छतरी वाले जो थे वो कश्मीरी जुबान बोलते थे, उनको कोई और जुबान नहीं आती थी। एंड्रयू सिर्फ अंग्रेजी बोलता था, उसको कोई और जुबान नहीं आती थी। लेकिन ये दोनों सुबह बैठ जाते थे गुफ्तगू करने और शाम तक एक दूसरे से सवाल जवाब करते। अब ये क्या करते होंगे ये वही जान सकते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मसला था। ये ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहता था कि ये बाबा जो बात करता है ऐसी होती है जो मैंने उससे पहले न काठमांडू में सुनी न बनारस में सुनी थी। और बाबा से मैं नहीं पूछ सकता था, सर जो आपसे पूछता है कैसा आदमी है। लेकिन एंड्रियो को इन सारी बातों का पता चलता है। अब देखिए, इंसान तलाश के लिए किसी तरफ को निकलता है, रुख उसका किसी और तरफ होता है। चला कहीं से आ गया हमारे घर। हम जो बेयकीने लोग थे, इन चीजों पर एतमाद नहीं रखते थे, उसको वहां रहना पड़ा। अब उसने एक दिन बताया कि मेरी एक मंगेतर भी है, इसका नाम जोई है। जोई आना चाहती है। उसको खत लिखती थी, आई वॉन्ट टू ज्वाइन यू, तुम कहाँ हो? इस वक्त एंड्रयू का वालिद जो था वो ब्रिटिश रेलवे का रिटायर्ड ऑफिसर था। जोई का बाप काउंटी में एक ड्राफ्टर था। जीपी ड्राफ्टर तो अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था। मेरी बीवी का शौक हुआ। उसने कहा, जोई को जरूर आना चाहिए। ये अलग अलग क्यों रहते हैं? तो हमने कहा, ठीक है, इसे बुला लेते हैं। तो उसे खत लिखा गया। अब जोई जब आई तो हमारे घर में बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी गोरी, ऊंचे कद की, लेकिन तबीयत जरा जिसे कहते हैं ना, जल्दी घबरा जाती थी। वो तहम्मुल और बुर्दबारी जो एंड्रयू में थी उसमें नहीं थी। और वो बहुत सी बातों पे एंड्रयू पर चिढ़ चढ़ दौड़ती थी। तो जब मेरी लड़कियों ने देखा, मेरी भांजियों, मेरी भतीजियों भतीजियों मेरे घर वालों ने, तो उन्होंने कहा जोई की और एंड्रयू की शादी की जानी चाहिए। चुनाचे उन्होंने कहा कि पहले हम इसकी ढोलकी रखेंगे।
फिर उसकी घोड़ियां होंगी, आधी लड़कियां इधर हो गई उसकी तरफ और आधी जोई की तरफ। हमारे बरामदे में साहब इतनी बड़ी शादी कभी नहीं हुई, कभी हुई नहीं। बच्चियां रोज बैठ जाती थी ढोलकी लेकर। उन्होंने बजाना शुरू कर दी। जोई बहुत खुश। इतनी तो इज्जत नहीं होती विलायत में। वो तो जाती हैं 1 सेकंड के लिए, चर्च में गए और खत्म हो गई शादी। जब शादी करीब आती गई तो मुझे एंड्रयू ने कहा, शादी तो मेरी हो चुकी है, लेकिन मैं इसे बुलाना चाहता हूँ। मुल्ला जी जो होता है ना, वो भी हो। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुमको हम क्या दर्ज कराएंगे इसमें? उसने कहा, नहीं, वैसे ही आ जाए। तो मैंने मोहल्ले के मौलवी से कहा, आज हमारी शादी है गोरा गौरी की, तो आप आ जाएं। तो कहने लगा, ठीक है। मैंने कहा, निकाह पढ़ा दें, कुछ पढ़ दें आप? उसने कहा, कोई बात नहीं, नसारा हैं। मैंने कहा, हाँ नसारा है। अब जिस दिन उसका शादी का दिन था, तो वो सुबह चला गया अपने बाबा से मिलने, बाबा छतरी वाले से, और उससे दुआ वगैरह लेने। दिन गुजर गया, लड़कियां ढोलकी बजा बजा के थक गई थी। शाम पड़ गई, मौलवी साहब आ गए। एंड्रयू साहब का कोई पता नहीं, और हम सारे परेशान बैठे हैं घर में। कोई और जोई जो है वो पिंस एंड नीडल्स लिए भागती फिरती है। रात पड़ गई, रात के 8-9 बज गए। आधी रात को एंड्रयू साहब चले आ रहे हैं, एक सुत्थन पहनी हुई, घुटनों से ऊंची, और सर के ऊपर एक ऐसा साफा और कमीज। तो मैंने जरा शाउट किया उसको। मैंने उससे कहा, वेयर हैव यू बीन एंड्रयू? तो उसने कहा, आई एम वेरी सॉरी, आई एम लेजी, सॉरी सर, फॉरगिव मी। ये बार बार कहे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ये सारी लड़कियां बैठी हैं, तुम्हारी शादी का सारा एहतमाम हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो कहने लगा, मुझे बड़ा जरूरी काम था, वक्त मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे सर्टिफिकेट लेना था, तो वो मिल नहीं रहा था, देर हो गई। तो मैंने कहा, कौन सा सर्टिफिकेट? कहने लगा, जी मैं आज मुसलमान हो गया हूँ और मुझे उसका सर्टिफिकेट लेना था। मैंने कहा, कहाँ से लिया सर्टिफिकेट? उसने कहा, शाही मस्जिद में मौलवी साहब ने मुझे दिया, मैं ये ले आया हूँ। तो मैंने अपना नाम सुलेमान रखा है। मैंने कहा, यार तुझे मुसलमान होना ही था तो मुझसे कोई अच्छा सा नाम पूछता। हमने ड्रामों में इतने आला आला नाम रखे हैं। सुलेमान कहने लगा, ये मुझे अच्छा लगता है। बस हाँ, हजरत सुलेमान की नकल। उस पर एक कैफियत तारी थी, अजीबो गरीब आदमी था। उसने कहा, मैं ये नाम रखा है। इधर लड़कियां ढोलक बजा रही थीं। उन्होंने शोर मचा दिया कि सलेमान भाई जिंदाबाद। जोई कहने लगी, व्हाट हैज हैपेंड? अब मैं तो चुप, मेरी बीवी भी चुप। एक लड़की, मेरी भांजी है नीलो, कहने लगी, ही हैज एम्ब्रेस्ड इस्लाम, नाउ ही इज अ मुस्लिम, हिज नेम इज सुलेमान। जोई ने ये सुनकर अपने खूबसूरत कपड़े जो पहने हुए थे फाड़ दिए, सर के बाल नोचे, चीखें मारी, जमीन पर लेटने लगी, थूकने लगी, और इतनी परेशान हुई कि हमें मुश्किल पड़ गई कि या अल्लाह, ये क्या हुआ। उसने कहा, I'll kill him, take it away from my side। सलेमान सुलेमान तो उसको यूं समझाने की कोशिश करे। लुक, उसने कहा, डू नॉट टॉक टू मी, तुम इतने जालिम होते हो, दहशतगर्द होते हो। तुम कुछ भी हो जाते, मुसलमान ना होते। तुम्हें पता नहीं ये दुनिया की खौफनाक जालिम खूंखार कौम है। उसने कहा, लुक, आई नो वी आर नॉट सच पीपल। अच्छा, उसको बता रहा है कि हमारे दीन में ये अकेला दीन है जिसमें ला इकरा फी दीन है, दीन पर कोई जबर नहीं। मैं तुमको कभी नहीं कहूंगा कि तुम अपना दीन तब्दील करो, मुझे इस बात का हुक्म है। वो उसको इस तरह से कह रहा है जिस तरह से अब वो एक और चीज हो गया। जोई को हमने समझाया। मुल्ला जी बैठे हुए हैं इधर आके। लड़कियों की ढोलक बंद हो गई। बड़ा रोना पीटना पड़ गया। उसने कहा, आई क्विट, मैं ये नहीं करूंगी। चुनाचे हमने कहा, इसकी अगर मर्जी ना हो तो? वो कहने लगी, आपा जी, नो नो नो, एक ही बात करे। मिस्टर सलेमान, जो कि पहले एंड्रयू था, एक ही बात कहे, लकुम दीनकुम वलिय दीन। ये पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ था कि शादी जबरदस्ती नहीं करना। मैंने बताया तो है कि पजामा सा पहना हुआ था। बू भी वैसी आ रही थी। खैर वो उसे छोड़कर वापस चली गई। ये रह गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है, हम जबरदस्ती करने वाले बंदे नहीं हैं। लेकिन मैं उसको मनाऊंगा जरूर, चाहे कोई शामिल हो या ना हो। तो आप मेरी एक मदद करें। मैंने कहा, क्या? मैंने कभी कोई आपसे चीज नहीं मांगी। तो
وہ میں نے دیکھی ہے۔ میں نے ایک دن اسٹور کھولا تھا آپا جی کے ساتھ چاول نکالنے کے لیے۔ وہاں اسٹور میں ایک ڈبہ تھا ٹین کا۔ سر، اس میں ایک بہت قیمتی چیز پڑی ہے۔ کیا آپ وہ مجھے دے سکتے ہیں؟ میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ریئل کروڈ شوگر، گڑ پڑا تھا ہمارا 5-6 سال کا، گندا بدبودار۔ وہ اس نے دیکھ لیا تو اس نے کہا یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت، ہم تو سفید شوگر کھاتے ہیں۔ وہ تھا جو ہم بھینس وغیرہ کو دیتے ہیں۔ ہمیں اسے پھینکنے کے لیے کوئی مناسب سی جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ کہنے لگا، تو میں نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا یو ڈونٹ نو سر، اس میں کیلشیم ہوتا ہے، اس میں آئرن ہوتا ہے، اس میں فاسفیٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ بڑی نعمت ہے، مجھے دے دیں، میں اس کا کیک بناؤں گا۔ میں نے کہا جوئی چلی گئی، شادی تمہاری ہوئی نہیں، کیک بنا کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ چنانچہ وہ گندا گڑ واہیات اس نے گھول کے آٹا ڈال کے اتنا اعلیٰ درجے کا کیک بنایا، ہم تو کھا نہ سکے، لیکن وہ کاٹ کاٹ کر چھری سے کھا رہا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو ایک ایک ٹکڑا دیا تو میری بیوی نے کہا اس کی شادی کا ہے، ہم کو لینا چاہیے۔ تو ہم نے بھی لے کے جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا کھایا۔ تو اس نے کہا میں اپنی ماں کو فون کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ضرور کرو۔ اس نے یو کے برطانیہ ماں کو فون کیا کہ یہاں پر مقامی لوگوں نے میری شادی سیلیبریٹ کی ہے ماما۔ ماں اس کے بجائے اس سے یہ پوچھتی کہ یہ کون لوگ ہیں، کدھر ہیں، کہنے لگی ہاؤ واز دا کیک؟ بس ایک ہی بات کہ ماما 5 پاؤنڈ رادر 10 پاؤنڈ، اور اس میں یہ تھا۔ اور اس نے اس کو گڑ کی کیفیت بتائی، اس میں کیلشیم، فلانا آئرن، فلانا فلانا، کوئی 18 قسم کی خوبیاں گنوا دیں۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں کل ایک کٹنگ لے کر پارسل کر کے کیک کی تصویر بھیجوں گا۔ کیک شادی کا بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ پھر اچانک ایک دن وہ ہم کو چھوڑ کے چلا گیا۔ مجھے کوئی 1 مہینے کے بعد اس کا خط آیا کہ میں بدین میں رہتا ہوں، سوات میں ایک جگہ ہے اور یہاں دریا بہہ رہا ہے، اور اللہ میاں نے اگر کوئی جنت زمین پر اتاری ہے تو وہ سوات ہے، اور میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، یہاں پر ہوں، اور مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میں نے جگہ خرید لی ہے، میرے پاس 13 کنال زمین ہے۔ میں نے کہا وہ تم نے کیسے لی؟ اس نے کہا یہاں جن لوگوں کی یہ زمین تھی، ایک باپ 3 بیٹے ہیں، اس میں سبزی اگتی ہے کہ دنیا دیکھے، اور میں حسرت بھری نگاہوں سے اس ٹوٹے کو دیکھتا تھا پہاڑ میں۔ تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ تم کیا دیکھتا ہے گورا؟ میں نے کہا یہ کتنی خوبصورت زمین ہے۔ انہوں نے کہا لعنت ہو، یہ کوئی زمین ہے؟ یہ کوئی جگہ ہے؟ یہ کوئی ملک ہے؟ دفعہ دور۔ تو میرا ان کا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم مجھے زمین دے دو۔ انہوں نے کہا تم زمین ہم سے لے لو، 4 ویزا ہم کو لندن کا منگوا دو۔ میں نے کہا منظور۔ میں نے اپنے باپ کو خط لکھا، اس نے مجھ کو 4 ویزا بھیج دیا۔ انہوں نے کچہری جا کر زمین میرے نام کر دی۔ میں نے کہا اگر جنت ہے تو سوات ہے، تو وہ کہتے تھے اگر جنت ہے تو انگلستان ہے، ہمیں کیا اچھی چیز مل گئی؟ میں کہتا تھا اگر جنت ہے تو یہ سوات ہے، پاکستان ہے، کیا اچھی چیز مل گئی؟ کہنے لگا اشفاق صاحب میں سمجھ نہیں سکا یہ کیا ہے، وہ لوگ جنت وہ لوگ جنت کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ وہ جو پٹھان تھے وہ کہتے تھے یہ بیوقوف کا بچہ انگلستان کی جنت چھوڑ کر ادھر کیوں آ گیا ہے؟ تو یہ اینڈریو کی کہانی تھی جو وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے یوں بند کرنی پڑ رہی ہے، پھر کسی محفل میں آیا تو پھر بیان کروں گا کہ یہ فیصلہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی جنت ارضی کہاں پر ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ اور بڑی مہربانی، اور اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔